सूची जो है यह कहता है शक्तियों का बंटवारा। क्या कहता है? शक्तियों का बंटवारा किसके किसके बीच? तो केंद्र और राज्य के बीच। यानी कि आप पॉइंट क्या लिखेंगे? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। सिंपल सी बात है कि भारत जो है एक संघ राज्य क्षेत्र है, तो यहां पे राज्य भी है और संघ भी है। सारी ताकत अगर संघ रख लेगी तो भी दिक्कत, सारी ताकत राज्य को दे देगी तो भी दिक्कत। तो उनके अंदर जो है पावर को डिवाइड कर दिया गया है कि भैया कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम तुम करना, और कुछ ऐसे भी काम होंगे जो ना केवल हमसे होगा ना तुमसे, तो हम दोनों मिलकर करेंगे। बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का, शक्तियों का जो है बंटवारा कर दिया गया है। किसके तहत? अनुसूची 7 के तहत। कैसे किया गया है? तो इसके तहत जो है तीन नहीं आप 4 कहिए, इसके तहत जो है 4 सूचियां बनाई गई हैं। क्या बनाया गया है? 4 सूचियां जो हैं वह बनाई गई हैं। कौन कौन? पहला है संघ सूची। क्या है? संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची। तीसरा है आपका समवर्ती सूची। और चौथा है अवशिष्ट सूची। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं आपको कहां रखी गई हैं? तो ये सारी बातें आपको जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं। अब जो संघ सूची है, संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार, इसमें जो भी विषय लिखे गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। लेकिन यदि किसी, ठीक है, केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है जब सरकार को लगे, केंद्र सरकार को, कि इस पर कानून बनाना अनिवार्य है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य किसी एक ही विषय पर केंद्र सरकार से, राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार से कानून बनाने की सिफारिश करे, तो राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है। और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। इसमें लिखे गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसमें लिखे गए विषयों में से किसी एक विषय पर 2 कानून बना देते हैं तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य सरकार द्वारा खत्म हो जाएगा बनाया गया। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र और राज्य दोनों किसी एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, उनका नियम अलग अलग हो जाएगा, और जब एक ही विषय पर नियम अलग अलग हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए राज्य सरकार की बात नहीं मानी जाएगी, केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। अब उस समय, जिस समय संविधान बन रहा था, उस समय के लोग इतने दूरदर्शी थे कि उनको इस बात का इल्म था कि भैया आज हमने अगर कानून बना दिया है तो जरूरी तो नहीं है कि इतना ही विषय रहेगा, भविष्य में और विषय बढ़ेंगे तो क्या होगा। और चूंकि जो संविधान सभा में लोग शामिल थे वो सब राष्ट्रीय आंदोलन वाले लोग थे, और उन्होंने देखा था कि अंग्रेज कानून तो हमारे लिए बनाता था, लेकिन वो कानून कुछ समय के बाद फ्लॉप हो जाता था, फिर से नया कानून बनाना पड़ता था। जैसे आपका 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम ना, इसके पहले 1773 का अधिनियम, 1856 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। क्या हो रहा है कि समय समय पर अंग्रेज जो है उस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, नया ला रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन सूचियों के अलावे, इन विषयों के अलावे जो विषय अब भविष्य में आ सकते हैं उन सभी के लिए एक सूची बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट सूची, और इसको खाली छोड़ दिया कि भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें लोग जो है कानून को डालेंगे। लेकिन इसका अधिकार किसको दे दिया? इसका अधिकार दे दिया केंद्र सरकार को, कि अगर अवशिष्ट सूची के अंदर कोई विषय होगा तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होगा। और आपने देखा होगा अभी आया है साइबर, अगर साइबर बढ़ा है तो सिंपल सी बात है साइबर क्राइम भी बढ़ेगा। तो साइबर क्राइम जो है वह किसके अंतर्गत आता है? वह आपको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आया है। आपका डेटा हैक कर दिया गया। जैसे मेरा एक बार जो है आपका इंस्टाग्राम हैक कर लिया और मेरे बच्चों से संपर्क करके 4000 रुपया मांगने लगा। एक बंदा 3500 रुपया भी दे दिया उसको। उसके बाद हमको कॉल किया कि सर पैसा मेरा कॉल दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। हम बोले पैसा कब दिए थे तुम? तो अभी तो सर दिए हैं आपको। हम देखे तो अरे बाबा, तब तक बच्चा सब जो है सो बहुत सारा हमको व्हाट्सअप किया था कि सर आपके आईडी से पैसा मांगा जा रहा है, आपको चाहिए क्या, हम भेज दे सर। कुछ बच्चा होशियार था और कुछ बच्चा ज्यादा इमोशनल था कि नहीं सर मांगे हैं तो कैसे उनसे पूछे, दे देते हैं, बस दे दिया। पता चला कि उसका पैसा कोई और ले गया। ठीक है, तो ये समस्याएं जो है आपको देखने को मिलती है, और इस समस्या से निपटारा के लिए आपको अलग से साइबर क्राइम ब्रांच है जो इसमें जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो आपको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आती है। क्लियर है?
अब आइए बात करते हैं कि अगर हम संघ सूची में बात करें तो भैया संघ सूची में कितने विषय थे, कितने हैं और क्या क्या है। तो संघ सूची में मूल संविधान में आपको 97 विषय थे, बाद में बढ़ करके 100 हुए और वर्तमान में घट करके 98 हो गए हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे जगह पर अभी भी आपको 100 ही मिलेगा, यह डेटा पुराना है, यह गलत हो जाएगा। आप प्रेजेंट टाइम में अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उस समय आप याद रखना है कि कितने हैं, तो 98 विषय हैं। क्लियर है। ये मैं बात कर रहा हूं कब की, ये बात कर रहा हूं आपको अगस्त महीने 2024 की। अगर आप एक साल बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कि बढ़ा है या घटा है। क्लियर है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका 98 विषय है। ध्यान रखेंगे, नेट वगैरह पे भी आपको 100 ही दिखेगा, तो अपडेट नहीं किया गया इसलिए 100 दिखता है, तो ये गलत हो जाएगा। 98 विषय प्रेजेंट टाइम में। अगर हम संघ सूची में विषयों की बात करें तो संघ सूची में क्या आता है, रक्षा, सेना। कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान से युद्ध होता है तो बिहार पुलिस युद्ध लड़ने गई है, ऐसा नहीं होता। उसमें आर्मी जाती है, एयरफोर्स जाती है, नेवी जाती है, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसके अंतर्गत आता है, केंद्र के। देखिए, अगर आपको ऑप्शन दिया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि केंद्रीय संघ सूची का विषय है या नहीं है, तो सीधा समझिए कि जो विषय दिया गया है उसमें जो नौकरी होता है उसका पेमेंट कौन करती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार करती है इसका मतलब है कि संघ सूची का विषय है, अगर राज्य सरकार करती है तो राज्य सूची का विषय है। दैट्स इट। क्लियर है। सेना हो गया। अंतरराष्ट्रीय संबंध, आप देखते होंगे मोदी जी जैसे फलाने दौरे पे चिल्लाने दौरे पे गए हैं, कभी सुने नीतीश जी फलाने दौरे चिल्लाने दौरे पे गए हैं, नहीं जाते हैं। ठीक है, मोदी जी जाते हैं। और मोदी जी किसके अंतर्गत है, संघ सूची के, केंद्र सरकार के। बंदरगाह, ठीक है। हालांकि बंदरगाह में भी दो कैटेगरी हो जाता है, एक आपका होता है बड़ा बंदरगाह यानी कि इंटरनेशनल बंदरगाह जिससे हम जो है इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, एक होता है अंतरराज्यीय बंदरगाह। तो अंतरराज्यीय बंदरगाह जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अंतरराज्यीय बंदरगाह, जैसे पटना से आपका हल्दिया गया, हल्दिया कहां है, कलकत्ता में है, तो पटना से हल्दिया के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो दोनों एक भारत के ही राज्य हैं, तो वो जो है आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करें रेलवे की, केंद्र सरकार का विषय है। आपका राजमार्ग केंद्र सरकार का है। संचार, परमाणु, खनिज, युद्ध और शांति स्थापित करने का अधिकार भी इन्हीं का है। नागरिकता, पोस्ट ऑफिस, मुद्रा, आरबीआई, बैंकिंग, जनगणना, ये सारे विषय जो है वो आपको केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। विषय तो कितने हैं, 98 है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैंने कवर किया है। ठीक है, तो ये सारे विषय आप ध्यान रखेंगे, ये संघ सूची के विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार का है। जैसे नागरिकता संघ सूची का विषय है, अभी आप देखे होंगे इस पर कानून बनाया गया है, CAA, ध्यान में है, बस समझ में आ रही है। तो ये आपको नागरिकता केंद्र सरकार का है, तभी तो केंद्र सरकार ने CAA लाया है। अब हम बात करें अगर राज्य सूची का, तो राज्य सूची के अंतर्गत आपको 66 विषय थे और वर्तमान टाइम में घट करके 61 हो गए हैं। मैंने बताया था कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, परंतु किसी एक ही विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्य कानून बनाना चाहते हैं तो वो उस कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकते हैं। फिर राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन राज्यों का सिफारिश अनिवार्य है। ठीक है, जैसा मैंने बोला, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे उसी तरह से लिख लीजिएगा। राज्य सूची में 66 विषय थे, प्रेजेंट में कितने हैं, 61 है। कुछ जगह आपको 62 मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये पुराना डेटा है। राज्य सूची के विषय कौन है, पुलिस की जो बहाली होती है, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बंगाल पुलिस, ये सब का कौन पेमेंट करता है, राज्य सरकार। जल, कृषि, अस्पताल, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय सरकार यानी कि ग्राम पंचायत या नगर निगम, कृषि, न्याय, ये सभी विषय जो हैं वो आपको राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, न्याय के मतलब ये नहीं है कि उच्च न्यायालय जो है इसके अंतर्गत आएगा। उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो आपको राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आएंगे, इसलिए यहां पर न्याय लिखा गया है। समझ में आ रहा है राजा। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय थे, आपको ये होगा 47, ध्यान रखिएगा 47 है, ये 57 गलती से टाइप हो गया, 47 था, वर्तमान में कितना है, 52 है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, परंतु किसी एक ही विषय पर अगर दोनों कानून बना देता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं, ऐसा ही लिखिएगा। इसके अंतर्गत जो विषय है वो शिक्षा। अब कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा जो काम दोनों करती है, जैसे शिक्षा, आप सुने होंगे राजकीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, तो राजकीय विद्यालय राज्य सरकार के अंतर्गत, केंद्रीय विद्यालय आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत। केवीएस आपने सुना होगा,
बात समझ में आ रहा है? तो अब चूंकि एजुकेशन देने का काम दोनों कर रहा है तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ गया। वन, जंगल, आपको क्या लगता है कि केवल नीतीश कुमार ही पेड़ लगवाएंगे, मोदी जी नहीं लगवाएंगे? मोदी जी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है या है? सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। आर्थिक और सामाजिक योजना जो होगा वो समवर्ती सूची के अंतर्गत। मूल्य नियंत्रण, आप देखते होंगे जैसे केंद्र सरकार ने पेट्रोल का दाम जो है सो इतना पैसा घटाया, इतना पैसा बढ़ाया, राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य में अपने पेट्रोल का दाम अलग अलग रखती हैं, ठीक है? तो वो जो है मूल्य नियंत्रण दोनों कर सकते हैं। पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल जैसे अपने यहां जो है अशोक का कुछ स्थल है, जैसे लौरिया नंदनगढ़, रामपुर हुआ ना, या फिर आपका जो है महात्मा बुद्ध का जहां पे तपस्या किए थे नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब दोनों के अंतर्गत आते हैं। मूल्य नियंत्रण जो है यह भी आपको, ये तो 2 बार हो गया है मूल्य नियंत्रण, ये आपको जो है समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है? चलिए, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला है आपका 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है यह क्या बताता है? यह बताता है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में। किसके बारे में? लैंग्वेज, LANGUAGE, किसके बारे में? लैंग्वेज, यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में जानकारी जो है वह कौन देता है? 8वीं अनुसूची देता है। अगर हम मूल संविधान में देखें तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या जो थी वह कितनी थी? 14 थी, लेकिन वर्तमान टाइम में यह बढ़ करके कितनी हो गई है? वर्तमान टाइम में यह बढ़ करके कितनी हो गई है? 22 हो गई है। अलग अलग संशोधनों के द्वारा इसको बढ़ाया गया है। अब आप बैठ करके लिखना शुरू कीजिएगा। मैं आपको जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है उसको एक सीरियल क्रम से मैं बता रहा हूं। मैं वैसे भारत का नक्शा बना रहा हूं, थोड़ी सी गड़बड़ बनेगी, हंसिएगा मत आप, ठीक है? यह बस आपके समझने के लिए है। गड़बड़ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ बनेगी, इसलिए आप लोगों ना हंसेंगे प्लीज, ठीक है? ये भारत का आपका नक्शा है। अब इस भारत का नक्शा बनाने के पीछे कारण क्या है तो मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है जो इसको संविधान ने मान्यता दे रखा है, ठीक है? अगर हम बात करें कहां पे? जम्मू कश्मीर की, तो यहां की कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू। उसके नीचे आइएगा पंजाब में पंजाबी, उसके नीचे आएंगे गुजरात में गुजराती, उसके नीचे गुजरात नहीं, उसके नीचे कौन है? राजस्थान। राजस्थान में सिंधी, उसके नीचे आइएगा गुजरात में गुजराती, फिर महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, आपका जो है कर्नाटक में कन्नड़, उसके नीचे आइएगा केरल में मलयालम, फिर तमिलनाडु में तमिल, ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना तेलुगु, उसके ऊपर जाएंगे उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगाली, ठीक है? लेकिन भारत के इंटरनल क्षेत्र में भी कुछ लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे हम अगर बात करें झारखंड में तो संथाली, बिहार में मैथिली। ध्यान रखिएगा, बोला बहुत सारा भाषा जाता है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको संविधान ने मान्यता दे रखा है, मैथिली। इसी में आपको जो है इन्हीं क्षेत्रों में संस्कृत भी बोला जाता है, संस्कृत बोला जाता है। इसके अलावा आपको क्या क्या बोला जाता है? हिंदी, ठीक है? सिक्किम में आइएगा तो नेपाली, उसके बाद आप आइएगा असम में तो असमी, और मणिपुर में मणिपुरी। देखिए क्या 22 भाषा हो गया? काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हुआ। एक है आपका बोडो, ठीक है? बोडो कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर में भी बोला जाता है, कुछ क्षेत्र आपको असम बॉर्डर वाले इलाके में आपको बोडो देखने को सुनने को मिलता है। तो ये 22 भाषाएं हैं जिसको भारतीय संविधान ने मान्यता दे रखा है। लेकिन याद रखिएगा मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 14 थी, और वर्तमान में बढ़कर के 22 हुई है। यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग संशोधनों के द्वारा ये बढ़ी है। कैसे? तो आपका जो 21वां संशोधन हुआ था, उसके बाद आपका 71वां संशोधन हुआ था, इसके बाद आपका 92वां संशोधन हुआ था। इन सब के द्वारा
भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या बढ़ी। 92वें संशोधन के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया भारतीय संविधान में। कौन कौन? तो पहले देख लेते हैं इसके द्वारा। 21वें संशोधन के द्वारा एक भाषा सिंधी भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। 71वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 3 भाषा जोड़ा गया। कौन सा? नमक। कहिएगा नमक क्या है सर? तो 9 से नेपाली। ठीक है। म से आपका कौन हो जाएगा? मणिपुरी। और क से आपका हो जाएगा क्या? कोंकणी। यानी ये तीनों भाषा जो है 71वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 92वें संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो मैं ऊपर लिख देता हूं। 92वें संशोधन द्वारा आपको जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली और आपका संथाली। ठीक है। पहले से 14, उसके बाद बढ़ा आपका 8, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। क्लियर है आपका? यानी कि अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके और जैसे मैंने बताया है, पढ़ाया है, वैसे ही आप क्या कीजिए, कॉपी में अपने बना लीजिए। यकीन मानिए आप कभी इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है। मैप, भारत का नक्शा जो है उसको हमेशा सीरियल नंबर से याद रखिए। ध्यान रहिए, टेंशन फ्री रहिए। जब हम आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको नक्शा कभी दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको क्लियर कर सकते हैं आप? ठीक है। स्क्रीनशॉट चलिए ले लीजिए इसका, आप ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद आता है 8वीं तक तो ठीक